जी, इस देश में इसको दुर्भाग्य समझा जाए, जो भी समझा जाए, जात के आधार पर वोटिंग होती है और उसको विपक्षी गठबंधन, आप देखिए नीतीश कुमार ने बिहार में लागू कर दिया। ऐसे ही वहां पर बघेल साहब कह रहे हैं कि हमारा तैयार है, वहां कर्नाटक में वो कह रहे हैं, यहाँ राजस्थान में कह रहे हैं। ऐसा है, इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है कासिम। वो अच्छी बात है, डाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दे हैव मिस्ड द बस। ये बस ये इनसे छूट चुकी है। ये बेचारे नारे ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से कुर्सी तक पहुंचा जाए। इनको कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी has got no moral authority before he speaks against his great grandfather. He has got no moral authority to talk about OBC. अगर वो अपनी दादी के खिलाफ नहीं बोलता, उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि उसके पूज्य पिताजी ने ओबीसी का विरोध पार्लियामेंट के अंदर किया था। आज आप ओबीसी के कार्ड को लेकर के चल करके राजनीति गरमाने की कोशिश कर रहे हो। काट की हांडी, मैं बोलता हूं, बार बार नहीं चढ़ती। काका कालेलकर के ऊपर कौन बैठे रहे 11 साल? इनके पर दादा, पर नाना जवाहरलाल नेहरू बैठे रहे फॉर 11 ईयर्स। 1953 में कमीशन आई, 1964 में वो बेचारे इस दुनिया से गए। वो प्राइम मिनिस्टर थे, काका कालेलकर की रिपोर्ट पर बैठे रहे। मंडल कमीशन 80s में आ गया था। पहले नानी बैठी रही, दादी बैठी रही, सम्माननीय लेट मिसेस इंदिरा गांधी, और उसके बाद उनके पूज्य पिताजी बैठे रहे और ओबीसी के खिलाफ उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। आप पहले उसके लिए सॉरी बोलिए ना। आप क्यों नहीं माफी मांगते हैं लोगों से कि हमारे दादा पुरखे जो थे उनको अक्ल की थोड़ी सी कमी थी, अब मेरे में आई है, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बोले वो। अब यहां से सीधा दक्षिण की पिच पर चलते हैं और तेलंगाना पहुंचते हैं। तेलंगाना में आप लोग केसीआर को चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा कि केसीआर संपर्क कर रहे थे, वो चाहते थे कि एनडीए में शामिल हो। पीएम ने, प्रधानमंत्री ने खुद कहा। केसीआर के सुपुत्र केसीआर साहब अब कह रहे हैं कि ये तो कोई फिल्मी कहानी है, इनको स्क्रिप्ट राइटर बन जाना चाहिए। ऐसा है, सच क्या? ऐसा है, सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जी ने हमसे भी चर्चा की थी और उन्होंने कहा कि इस तरीके का विषय आ रहा है। पार्टी में इस पर गहन चिंतन हुआ। सीनियर पार्लियामेंट्री पार्टी के नेताओं के बीच में भी चर्चा हुई, सब लोगों के साथ चर्चा हुई और हम इस ओपिनियन के आए, प्रधानमंत्री जी और हमने उस विषय को कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे। ये सच्चाई है, दिस इज अ फैक्ट एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जब ये प्रपोजल प्रधानमंत्री जी को आया था तो मैं उसका उस डिसीजन में जो हुआ उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये तो सच्चाई है। अब आपने देखा होगा कि एक बच्चा कुछ हाथ मारता है कुछ लेने के लिए, नहीं मिले तो बोलता है हमारा हाथ ऐसी गलती से चला गया था। ऐसा होता है ना। तो वैसे ये लोग हैं, जब एक्सपोज हो गए तो ही कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच्चाई है। और हमारा इंटेंशन था, हमको बीजेपी को आगे ग्रो कराना है, हमें वहां समझौता नहीं करना था। केसीआर तो मतलब वहां पे सब संस्थापक, मतलब उन्होंने पूरा संघर्ष किया है। उनकी लोकप्रियता को कैसे आपको लग रहा है कि आप उनके 10 साल के बाद उनका सफाया करके बीजेपी सरकार में? इस चुनाव के नतीजे आप देख लीजिएगा। तेलंगाना में वो लड़े थे, तेलंगाना के लिए हीरो बने। अब उन्होंने परिवार की लड़ाई ली है 10 साल से, जनता उनको बताने के लिए आतुर बैठी हुई है। वो तो परिवार के, उन्होंने सारे तेलंगाना को पीछे धकेल दिया। वहां जब ये तेलंगाना बना था, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट। नाउ इट इज ए डेट रिडन स्टेट। इसको हर तरीके से इसको नीचे करने का काम, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कुशासन चरम सीमा पर है, लोग दुखी हैं। और ये इतनी स्कीम्स इन्होंने चलाई, कभी दलित बंधु किया, कभी इन्होंने किसानों के लिए स्कीम्स की। सब इनके कार्यकर्ताओं ने खाया, सब इनके नेताओं ने खाया। न किसान को मिला, न दलित भाई को मिला, किसी को नहीं मिला। आज वो बैठे हैं इनके साथ हिसाब किताब करने के लिए, और हो जाएगा 3 तारीख को। आप भी होंगे, हम भी होंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। और उम्मीद रही कि आप 3 दिसंबर के बाद जरूर इंटरव्यू देंगे। केसीआर, कविता उनसे याद आई, उनकी बेटी, उधर बघेल साहब, इधर वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे। चुनाव के वक्त आपकी एजेंसीज एक्टिव हुई और ये आरोप लगा कि आप एजेंसी के इस्तेमाल से विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं इलेक्शन के पहले। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में ईडी अपना काम करती है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ये पकड़ाते हैं। अब बघेल साहब की बात कीजिए। बघेल साहब ने जिससे फोन पर बात की और जिसने फोन पर बात की वो सर्विलेंस पर था।
अब इलेक्शन टाइम में इन्होंने उससे पैसा मांगा, वो सर्वेलेंस में आ गया। अब वो ट्रेल पहुंचते पहुंचते बघेल साहब तक पहुंच गई। अब बताओ ईडी का क्या दोष है? टेलीफोन पे बात करो तुम, आप मांगो पैसा, आपके नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करें, वो सर्वेलेंस में आ जाए, ईडी एक्शन नहीं लेगी क्या? कविता की बात लीजिए आप। आफ्टर ऑल ये जो पूछताछ उनसे हो रही है, वो पूछताछ के खिलाफ वो कोर्ट में क्यों नहीं जाती है? लेकिन फिर सर वो कह रहे हैं ना कि नरेंद्र तोमर आपके केंद्रीय मंत्री हैं, उनके तो बेटे का वीडियो वायरल उसी हुआ, दिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। उसी दिन एफआईआर लॉन्च हुई है और उसी दिन उस पर कॉग्निजेंस लिया गया है और उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है और ये बाकायदा नरेंद्र तोमर जी ने किया है। अब बघेल साहब बोले ना कि बघेल साहब ने एफआईआर लॉन्च कराई कि मेरा गलत केस हो रहा है, ये हमने पैसे नहीं मांगे हैं। कराए ना एफआईआर, तो चीफ मिनिस्टर है, क्यों नहीं कराया एफआईआर? क्यों बचते फिरे हैं? कविता क्यों नहीं गई है कोर्ट में और क्यों नहीं उसने एफआईआर लॉन्च की है कि मुझे गलत ढंग से तंग किया जा रहा है? नरेंद्र तोमर तो गए। तो ये डिफरेंस है ना। ठीक है, अब 5 राज्यों के अंत के सवाल की तरफ आते हैं। 5 राज्यों में कितने राज्यों के आप आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीतेंगे? देखिए, हम राजस्थान में सरकार बना रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं, हम एक डिसाइसिव फोर्स की तरह तेलंगाना में आ रहे हैं। हाँ। और हम मिजोरम में भी वापस एनडीए आएगी।